क्लासेस में पूरा एमपी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जब तक आपका लॉकडाउन चल रहा है ना। और फिर उसके बाद आप क्लास में आकर के पढ़ेंगे। इसको हमने सिलेक्शन 2020-21 नाम दिया है। इसमें आप एमपीपीएससी और व्यापम से होने वाले एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। आज सेकंड क्लास जो है इसमें आपका ज्योग्राफिकल रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन जो है इसको हम पढ़ेंगे। इसमें आपका एमपी को यदि हम देखें तो भौतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भाग है इंडिया के आपके पेनिनसुलर जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका भाग है। आपको यदि इंडिया का वो देखेंगे, मैप देखेंगे, तो उसमें आप इंडिया के मैप में मेजर जो आपके पार्ट है उसमें एक तो आपका हिमालय पर्वत का पर्वतीय क्षेत्र है। फिर बीच का जो पार्ट है आपका यानी कि गंगा और यानी कि सतलज का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और तीसरा आपका जो बड़ा पार्ट है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार जहां से स्टार्ट होता है वो वहीं पर आपका एमपी का ये आता है। एमपी का मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपका इसी का पार्ट है, यानी कि इंडिया के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। और इसमें आपका अधिकांश प्राचीन कठोर शैलों से बना हुआ है ये। और भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सर्वाधिक प्राचीनतम जो भाग है आपका वो आपका है गोंडवाना लैंड, उसी का एक पार्ट है। और मध्य प्रदेश राज्य में यानी कि पठारों की अधिकता है, यानी कि आपका यहाँ पर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं और आपके रिवर वैली भी हैं। बट यानी कि सबसे ज्यादा आपका जो पार्ट है वो आपका यहाँ का प्लेट्यू का है। According to physical structure, maximum part of Madhya Pradesh belongs to peninsular India, and according to geological point of view, Madhya Pradesh is part of the oldest land, Gondwana land. यानी कि गोंडवाना लैंड का ये पार्ट है। ओके, मध्य प्रदेश आपका पूर्णतः भू आविष्टित यानी कि लैंड लॉक्ड स्टेट है। मतलब लैंड लॉक्ड का मतलब होता है जो चारों तरफ से यानी कि लैंड से ही घिरा हुआ हो, यानी कि जहां कहीं भी सी टच नहीं करता हो, इस टाइप का यानी कि आपका ये लैंड लॉक्ड स्टेट है। और इसकी सीमा न तो समुद्री सीमा को टच करती है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा को, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री भी नहीं है एमपी से। और एमपी के पश्चिमी भाग में आपका जो एमपी के वेस्टर्न पार्ट में आपका दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं, ये आपका। और आपके एमपी के ईस्टर्न पार्ट में विंध्यन शैल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शैल है दोनों, है ना। ये दक्कन ट्रैप आपका वेस्टर्न पार्ट में है और आपका विंध्यन जो शैल है ये आपका ईस्टर्न पार्ट में है। नेक्स्ट आपका यहाँ की भौतिक दशाएं और आपकी पठारी स्थिति के बारे में हम देखते हैं एमपी का। तो भौतिक संरचना की दृष्टि से भारत के पठार का उत्तरी भाग मध्य प्रदेश में आता है, यानी कि आपका जो प्रायद्वीपीय पठार है उस प्रायद्वीपीय पठार का आपका नॉर्दर्न जो पार्ट है वो एमपी में आता है। यानी कि आपका नॉर्दर्न जो पार्ट है वो यानी कि एमपी में आता है। किसका? आपका प्रायद्वीपीय पठार का, पेनिनसुलर आपका प्लेट्यू का। और पूर्व की ओर ये छोटा नागपुर का पठार आता है, यानी कि आपका इसके एमपी के पूर्वी भाग में नागपुर का पठार यानी कि वहां से स्टार्ट हो जाता है। पश्चिमी भाग में आपकी अरावली की पहाड़ियां और राजस्थान का क्षेत्र टच करने लगता है। और आपका साउथ जो बाउंड्री है वहां पर ताप्ती नदी और महाराष्ट्र का जो आपका प्लेट्यू वो वाला पार्ट आ जाता है। The geography of Madhya Pradesh includes high plateau in north, यानी कि आपका नॉर्थ में हाई प्लेट्यू है एंड लो प्लेट्यू और आपका रिवर वैली, ये सारे निके हैं। मतलब एमपी में आपका ऊंचे ऊंचे आपके पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान है और नदी घाटियां हैं। ये सभी टाइप की आपकी यहाँ पर फिजिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और आपका नॉर्दर्न बाउंड्री में आपका चंबल रिवर है
और सदर्न आपका बाउंड्री में यहाँ पर आपकी ताप्ती रिवर है, यानी कि मध्य प्रदेश के सबसे ऊपर आपकी चंबल और सबसे नीचे आपकी ताप्ती रिवर, यानी कि इसकी बाउंड्री को ड्रॉ करती है। और ईस्टर्न और वेस्टर्न जो बाउंड्रीज हैं, यहाँ पर आपका ये जो आपका ईस्टर्न में आपका मैकल हिल और कैमूर की ये हिल्स है, और आपका ये वेस्टर्न पार्ट में आपका गुजरात स्टेट टच करता है। तो ये आपका बाउंड्रीज हैं जो एमपी की किस किस टाइप से कहां पर कौन कवर करता है। मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन, यानी कि एमपी का फिजिकल डिवीजन किस टाइप से किया गया है, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखें कि एमपी में यहाँ पर पहला पार्ट जो है मध्य उच्च प्रदेश है, और सेकंड फिर आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और थर्ड आपका पूर्वी पठार, जहां पर यानी कि आपका बघेलखंड का पठार आता है। यानी कि एमपी को तीन आपके मेजर इसके फिजिकल डिवीजन किए गए हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है ये आपका अपर पार्ट में है, और आपका सदर्न पार्ट में आपका सतपुड़ा मैकल सीरीज है, और आपका ईस्टर्न पार्ट में आपका ये ईस्टर्न प्लेट्यू, जिसको आपका बघेलखंड प्लेट्यू बोलते हैं, वो इसमें आता है। नेक्स्ट ये आपको फिर इस सेंट्रल हाईलैंड जो है आपका मध्य उच्च प्रदेश, इसके फिर आपके 5 पार्ट्स किए गए हैं। तो ये 5 पार्ट्स में आपका प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत का पठार, जिस एरिया में आपका मैक्सिमम चंबल घाटी क्षेत्र आता है, और इसमें आपका चंबल घाटी क्षेत्र ज्यादातर आता है, और ग्वालियर डिवीजन आता है। इसके बाद आपका ये बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डिवीजन वाइज हम देखें तो ये आपका पूरा प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया जो है वो ये वाला पार्ट है, ये आप देख पा रहे हैं। और बुंदेलखंड प्लेट्यू ये आपका बुंदेलखंड प्लेट्यू है ये, और इसके बाद आपका रीवा पन्ना प्लेट्यू ये है, आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद आपका मालवा, ये आपका एमपी का सबसे मेजर पार्ट है, ये एमपी का मेजर पार्ट है मालवा प्लेट्यू, ये देखें आप। और इसके बाद आपका नर्मदा वैली, ये एमपी का नर्मदा वैली जो है, नर्मदा रिवर के आसपास का जो एरिया है नर्मदा वैली रीजन में आता है, और ये एमपी का सबसे लोएस्ट यानी कि लैंड है। और इसके बाद आपका ये पार्ट है, मतलब जो पांचों पार्ट हैं जो आपके मध्य उच्च प्रदेश सेंट्रल हाई लैंड में आते हैं। अब इसका एमपी का जो टोटल एरिया है 3,08,252 किलोमीटर पर किलोमीटर। तो इसमें से ये आपका जो पार्ट है सभी, उनका कितना कितना यानी कि रेशियो में है, कितना परसेंटेज है, यानी कि एमपी के टोटल एरिया में आपका प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल इंडिया इसका कितना पार्ट आता है, तो वो है आपका 10.7%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपका मध्य भारत का पठार जो है मध्य प्रदेश के टोटल एरिया का 10.7% को कवर करता है। उसके बाद आपका जो बुंदेलखंड का पठार है, यानी कि ये आपका 7.71% को कवर करता है। और इसके बाद आपका रीवा पन्ना का पठार, ये आपका 16.36% को कवर करता है। और इसके बाद आपका जो बघेलखंड का पठार है, ये ओनली 7% को कवर करता है। और मैक्सिमम जो आपका मेजर पार्ट है वो आपका मालवा प्लेट्यू का है, मालवा पठार, ये 28.62% को कवर करता है। इसके बाद आपका नर्मदा सोन वैली, ये 26% कवर करता है। और आपका ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये आपका 11% को कवर करता है।
ये ये आप 7% कितने का है? जी 7%, 7%, ये रीवा पन्ना, नहीं नहीं, रीवा पन्ना का आपका ये 16.36% है। ये 7% सर? ये आपका बुंदेलखंड का है। जी जी, थैंक ओके, तो ये आपका इनके परसेंटेज वाइज मैंने आपको बताया कि एमपी का कितना एरिया इनमें कवर करता है। ओके, नेक्स्ट। अब एक एक करके हम सारे जो 7 डिवीजन है एमपी के उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं आपका प्लेटी ऑफ सेंट्रल इंडिया, यानी कि आपका ये मध्य भारत का जो पठार है एमपी के, ये आप मैप में देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसका एक अलग स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे एमपी का जो मुकुट हो, है ना। ये आप देखें कि एमपी का ये ताज की तरह है, क्राउन की तरह है। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश का ताज ये बना हुआ है। और इसकी जो बाउंड्री की हम बात करें तो इधर आपकी राजस्थान से टच कर रही है और इधर ये आपकी यूपी से टच कर रही है। तो यूपी और ये आपका राजस्थान दोनों को टच करती है ये आपकी इसकी बाउंड्री। और ये मध्य प्रदेश के यदि हम उसमें बात करें तो ये मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में है। ये आपके मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में है। और इसमें आपका यदि हम इसकी समुद्र तल से ऊंचाई देखें तो आपकी 300 मीटर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। और इस का हम यानी कि विस्तार देखें तो आपके एमपी के कौन कौन से जिले आते हैं? आपका मंदसौर इसमें आता है, नीमच आता है, शिवपुरी आता है, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, मुरैना और आपका वेस्टर्न पार्ट ऑफ भिंड। मैं आपको मैप में भी ड्रॉ करके अभी आपको बताता हूँ कि कौन से पार्ट इसमें इंक्लूड हैं। देखिए, ये आपका एमपी का मैप है। इसमें हम मध्य भारत जो सेंट्रल इंडिया प्लेटो है उसको हम इसमें ड्रॉ करते हैं। ये देखिए आपका एमपी का जो अपर पार्ट है, यहाँ से आपका यदि हम कवर करना चाहें तो मुरैना, भिंड और ये आपका ग्वालियर और शिवपुरी का थोड़ा सा पार्ट छोड़ दें क्योंकि वो बुंदेलखंड में भी आता है। गुना का भी आधा पार्ट यानी कि मालवा के पठार में आता है, कुछ आपका यानी कि इसके मध्य भारत के पठार में आता है। और श्योपुर पूरा आपका श्योपुर इसी में आता है। आपका नीमच और मंदसौर ये आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से ये पूरा पार्ट जो है एमपी का मध्य भारत के पठार में आता है, यानी कि आपका मुरैना पूरा कंप्लीट, श्योपुर पूरा कंप्लीट, ग्वालियर का थोड़ा सा पार्ट यानी कि आपका देखा जाता है। तो जो डबरा पिछोर वाला पार्ट है वो यानी कि बुंदेलखंड में आ जाता है। और आपका भिंड का जो लाहौर तहसील है वो बुंदेलखंड में आ जाती है। बकाया पूरा पार्ट है आपका भिंड का वो मध्य भारत पठार में आता है। शिवपुरी में आपका जो पिछोर, खनिया थाना, करेरा का क्षेत्र छोड़ दें वो पूरा आपका बकाया शिवपुरी इसी पार्ट में आता है। गुना का अपर पार्ट यानी कि मध्य भारत के पठार में आता है। और नीमच, मंदसौर ये पूरा आपका मध्य भारत का पठार का विस्तार है। ओके, अब क्लियर हो गई हुई बाउंड्री आपको। चलिए आगे हम देखते हैं। यहाँ पर आपका टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर समर में टेम्परेचर काफी हाई रहता है, यानी कि आपका गर्मियों में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 44% तक पहुंच जाता है। और आपका विंटर का टेम्परेचर है वो बहुत कम रहता है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर 40% से लेकर के और 44% तक आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। मिनिमम टेम्परेचर जो आपका विंटर में रहता है वो 15 टू 18 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और यदि हम हाईएस्ट टेम्परेचर की बात करें तो ये अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है वो आपका गंज बासौदा विदिशा का जो पार्ट है वहां पर हुआ है।
ये और इस पठार में आपका वर्षा जो होती है आपका, वो अरब सागर से उठने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। इस यानी कि यहाँ पर वर्षा भी आपकी एवरेज देखा जाता है तो कम होती है। इसमें एमपी की जो सबसे कम वर्षा है वो ग्वालियर और भिंड, ये जो रीजन है ना, यहाँ पर एमपी में सबसे कम यानी कि वर्षा होने वाले क्षेत्र हैं। ये आपका 75 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक यानी कि वर्षा इस एरिया में होती है। और कभी कभी तो इससे कुछ एरिया ऐसे भी हैं जो इससे भी कम है, मतलब ये तो एवरेज है, यानी कि भिंड और आपका ग्वालियर का कुछ ऐसा रीजन भी है जहां पर 50 टू 55 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। तो ये सबसे कम वर्षा वाला हेलो एरिया है। सर। यहाँ पर आपका एलुवियल सॉइल होता है, यानी कि आपका जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी कौन सी मिट्टी होती है? जो नदियों के द्वारा इकट्ठी कर दी गई है मिट्टी, जो जमा की गई मिट्टी है वो आपकी ये। अच्छा, इसमें हम खास बात आपको ये बताने वाले थे कि एमपी का पूरा पार्ट जो है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार में आता है, लेकिन ये आपका कुछ पार्ट अपर पार्ट है, जो मध्य भारत के पठार की बात कर रहे हैं। मध्य भारत के पठार का कुछ पार्ट है वो आपका जो विशाल मैदान है, तो उसमें आपका खास करके गंगा यमुना का जो मैदान है उसका पार्ट है वो, यानी कि यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी इसीलिए पाई जाती है यहाँ पर इस एरिया में। तो ये वही क्षेत्र है आपका, खास करके जो मुरैना, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, ये वो वाला एरिया है कि जो आपका गंगा और यमुना का जो मैदान है उस एरिया का पार्ट है। और यहाँ पर आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल होती है। और इस आपका जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें आपकी जो फसलें होती हैं उसमें आपकी मेनली इस ये एरिया जो फेमस है मस्टर्ड ऑयल के लिए फेमस है आपका, यानी कि सरसों के लिए फेमस है। और यहाँ पर आपकी गेहूं, बाजरा, ज्वार और आपका गन्ना और मूंगफली, ये फसलें काफी इस एरिया में होती हैं। और ये आपका खास करके मुरैना जो डिस्ट्रिक्ट है एमपी का सबसे ज्यादा मस्टर्ड प्रोडक्शन के लिए फेमस है। भिंड मुरैना में सबसे ज्यादा आपका सरसों का उत्पादन होता है एमपी में। और इसीलिए इस एरिया को आपका यानी कि पीली क्रांति, येलो रेवोल्यूशन के लिए भी फेमस है, क्योंकि आपका यहाँ पर तेल उत्पादन सबसे ज्यादा, सरसों का उत्पादन इसी एरिया में होता है। और इस आपके मध्य भारत के पठार में आपकी चंबल, सिंध, कुंवारी, पार्वती, वेतवा, ऊनो, ये सारी रिवर यानी कि इस एरिया में बहती हैं। और इसमें आपका सबसे बड़ी जो नदी है वो आपकी चंबल है। इस एरिया की सबसे जो बड़ी नदी है वो आपकी चंबल है। और इसके अलावा ये सारी नदियां इस एरिया में बहती हैं। नेक्स्ट, अब आपका देखते हैं मालवा का पठार। अच्छा, मालवा के पठार में जाने से पहले हम एक दो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बता दें इस के मध्य भारत के पठार के। इस एरिया में आपका दो बहुत बड़े आपके इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं। आपका एक बामौर जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आता है, और एक आपका मालनपुर जो आपका भिंड डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये दो काफी बड़े आपके इंडस्ट्रियल एरिया भी हैं। मालवा का पठार, तो ये मालवा का पठार एमपी का सबसे बड़ा एरिया है, यानी कि मेजर आपका पार्ट है। ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य भाग में इसका विस्तार है। ये आपका मध्य भारत का मालवा का पठार है। ये मालवा का पठार आपकी इसकी सी लेवल से आपकी जो हाइट है वो 300 मीटर से लेकर के 600 मीटर तक है। ये आपका एवरेज एलिवेशन फ्रॉम सी लेवल 300 टू 600 मीटर्स। इसमें आपके जो डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड होते हैं इंदौर, धार, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास, मंदसौर का आधा पार्ट, यानी कि मंदसौर का जो है जो नॉर्दर्न पार्ट है वो
मध्य भारत के पठार में आता है, इसका सदर्न पार्ट है मंदसौर का, कुछ आपके मालवा के पठार में भी आता है। नीमच का भी थोड़ा बहुत पार्ट है नीचे इसमें इंक्लूड हो जाता है, और वैसे कंप्लीटली ये दोनों मध्य भारत के पठार में आते हैं। उसके बाद आगरा मालवा और सीहोर, भोपाल, सागर, गुना, सागर का भी आधा पार्ट यानी कि बुंदेलखंड में आता है, आधा मालवा में आता है, और रायसेन, राजगढ़, विदिशा, अशोकनगर, अशोकनगर का कुछ पार्ट इसमें आता है और कुछ पार्ट आपका बुंदेलखंड के पठार में आता है। तो ये आपको हम अभी मैप में ड्रॉ करके पूरा बताते हैं। ये एमपी के मैप में यदि हम देखते हैं तो आपका इसमें गुना से स्टार्ट होता है मालवा का पठार, इसीलिए आपका गुना को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ये यहाँ से आपका कुछ पार्ट आपका मध्य भारत के पठार में आ जाता है, और अशोकनगर का भी कुछ पार्ट में बताया कि मालवा के पठार में आता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट आपका बुंदेलखंड में आ जाता है अशोकनगर का। विदिशा पूरा यानी कि इसमें आता है, सागर का कुछ पार्ट आपके मालवा के पठार में आता है और ज्यादातर बुंदेलखंड में आता है, कुछ आपका रीवा पन्ना में भी आता है, वो हम आपको जो रीवा पन्ना बुंदेलखंड बताएंगे तब बताएंगे। और ये रायसेन पूरा आपका यानी कि इसी में आता है, कुछ आपका थोड़ा रायसेन का पार्ट है वो आपका नर्मदा सोन घाटी में भी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट आपका मालवा में ही आता है। इसके बाद आपका सीहोर का मैक्सिमम पार्ट इसी में आता है, कुछ आपका नर्मदा सोन घाटी में आता है। देवास का भी ऐसा ही है कि थोड़ा सा यानी कि आपका नर्मदा सोन घाटी में, मैक्सिमम पार्ट आपका मालवा में ही आता है। इंदौर पूरा आपका मालवा में आता है, और ये आपका धार पूरा इसी में आता है, और ये आपका अलीराजपुर, झाबुआ, और ये आपका रतलाम, उज्जैन और मंदसौर का कुछ पार्ट आपका, और ये आपका इस तरीके से आगर मालवा, राजगढ़ पूरा कंप्लीट, शाजापुर पूरा कंप्लीट, ये भोपाल पूरा कंप्लीट, सीहोर, ये आपका मालवा का पठार ये है। ये आप देख पा रहे हैं कि एमपी का सबसे बड़ा जो पार्ट है, मेजर पार्ट है, वो आपके इसी में आता है, किसमें? मालवा के पठार में। जी शिवपुरी भी तो आता है ना मालवा के पठार में? नहीं, शिवपुरी बिल्कुल नहीं आता। शिवपुरी आपका मध्य भारत के पठार में आता है, कुछ पार्ट उसका बुंदेलखंड के पठार में आता है। आपका जो गुना है वहां से मालवा का पठार स्टार्ट होता है, इसलिए तो गुना को मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है। गुना को गेटवे ऑफ मालवा कहा जाता है। क्लियर है? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका दक्कन ट्रैप के बेसाल्ट चट्टानों से जो इरोजन हुआ है उससे बना हुआ है। ये मैक्सिमम आपका दक्कन ट्रैप की जो चट्टाने हैं, रॉक्स हैं, वो आपके महाराष्ट्र के एरिया में है और एमपी के आपके जो मालवा एरिया में है। तो जो इसका इरोजन हुआ है, यहाँ पर आपकी ब्लैक जो बेसाल्ट रॉक्स हैं उनका, उससे यानी कि यहाँ ब्लैक सॉइल है, इस एरिया में आपकी ब्लैक सॉइल सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर आपकी जो फसलें होती हैं इसी एरिया में सोयाबीन, गेहूं और आपका आलू और ये दालें और तिलहन, आपकी ये ऑयली सीड्स यानी कि ये सारे इसमें होते हैं। और इस एरिया की सबसे बड़ी जो पहचान है वही है कि यहाँ की जो जलवायु है समशीतोष्ण है, टेम्परेट क्लाइमेट है आपका। समशीतोष्ण का मतलब होता है कि
ना आपकी ज्यादा गर्मी और ना ज्यादा सर्दी, यानी कि दोनों ही चीजें बहुत कम रहती हैं। तो आप मालवा एरिया की जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छी है। आपके अदर रीजन के कंपेरिजन में मालवा में बहुत कम यानी कि गर्मी पड़ती है और कम सर्दी पड़ती है, यानी कि इसीलिए आपका जो चीनी ट्रेवलर आया था फायान, इस फायान ने आपका एम जो एमपी का मालवा एरिया का उसने जब यहाँ पर घूमने गया था तो उसने यहाँ की जो क्लाइमेट है वो वर्ल्ड की सबसे अच्छी जलवायु बताया उसने आपका, यानी कि बेस्ट क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड इसने कहा था इसको, किसको, मालवा की क्लाइमेट को। ये बहुत ही फेमस है, पूछा जाता है कि यानी कि किस एमपी के किस एरिया की क्लाइमेट को चीनी यात्री फायान ने यानी कि विश्व की सबसे अच्छी जलवायु बताया था, तो वो आपका मालवा। नेक्स्ट, हाँ, इस एरिया में सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी मऊ के पास में है और इसका नेम है आपका सिगार। सिगार जो है एमपी की इस मालवा एरिया की सबसे ऊंची चोटी है। इस पीक की आपकी जो हाइट है वो है 881 मीटर। ये आपका सिगार की सेकेंड नंबर पर इसमें इसी एरिया में जाना पाव आती है और ये जो जाना पाव है, और इस मालवा के एरिया में जो यहाँ पर रिवर है वो आपकी माही, शिप्रा और आपका काली सिंध, पार्वती और गंभीर, वरना, चंबल, ये आपकी मेन इस एरिया की रिवर है। और इसके अलावा आपकी सोना, दसान भी यानी कि इस एरिया में है। तो ये इस एरिया में काफी बड़ी बड़ी नदियां बहती हैं, लेकिन इनमें जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी चंबल नदी है। वो यहीं से इंदौर के पास मऊ है, वहां से आपकी जाना पाव की जो हिल्स हैं वहां से ये निकलती है, इसका ओरिजिन चंबल का है। एमपी की ये सेकंड नंबर की रिवर है, नर्मदा के बाद आपका चंबल का नाम आता है। ये खास बात ये है कि इस एरिया में आपके मिनरल्स बहुत कम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी हुआ है और वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज्यादातर है वो आपका एग्रीकल्चर बेस्ड है। और इस एरिया में आपके मालवा के रीजन में काफी बड़े बड़े आपका इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जिनमें हम देखते हैं पीथमपुर, ये धार डिस्ट्रिक्ट में है और ये काफी बड़ा आपका इंडस्ट्रियल एरिया है। इसको एमपी का डेट्रॉइट कहते हैं। ये डेट्रॉइट सिटी आपको मालूम कहाँ पर है? ये यूएसए की सिटी है और यहाँ पर आपका ऑटोमोबाइल्स का सबसे ज्यादा आपका इंडस्ट्री है। इसीलिए आपका यहाँ पर पीथमपुर में भी यही है कि आपका ऑटोमोबाइल्स की काफी बड़ी इंडस्ट्री है, इसीलिए इसको एमपी का डेट्रॉइट बोलते हैं। मंडीदीप, ये आपका रायसेन में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपकी मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया है। और राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आपका पीलू खेड़ी है और मेघनगर ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में है और मक्सी ये आपका शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल एरिया है। लटेरी, गंजबासौदा ये आपका विदिशा में है और आगासोद ये बीना में है, सागर में। ये आपके काफी बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो इस मालवा प्लेटू में फैले हुए हैं। और आगे हम देखते हैं इसमें यहाँ का जो समर का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक रहता है मैक्सिमम। और यहाँ पर आपका विंटर का जो सीजन का टेम्परेचर रहता है मैक्सिमम वो 12.5 रहता है। और यहाँ पर आपका गंज वासौदा जो है विदिशा डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर है और यहाँ आपका जो एवरेज रेनफॉल होता है, वर्षा होती है, वो 75 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक होती है। और यहाँ पर कई आपके टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं
जिसमें आपका महाकालेश्वर, ये देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, उज्जैन में है और जिसको महाकाल भी कहते हैं। और चामुंडा देवी टेम्पल आपका ये विदिशा में है, देवास में है। और मांडू ये बहुत ही अच्छा एक यानी कि नेचुरल ब्यूटी प्लेस है जो आपके धार डिस्ट्रिक्ट में आता है। और सांची ये आपका रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इस सांची ये आपका बौद्ध के लिए टूरिस्ट प्लेस है। और यहाँ पर आपका इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। इसके बाद भीमबेटका केव्स हैं, ये आपकी रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। इनको भी यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि लिस्ट में शामिल किया गया, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उदयगिरी केव्स ये आपके विदिशा में है, आपके गुप्त एज की आपकी ये केव्स हैं। ये सारे आपके काफी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो मालवा एरिया में है, मालवा रीजन में है। नेक्स्ट, अब आपका बुंदेलखंड का पठार। ये बुंदेलखंड का पठार ये काफी उबड़ खाबड़ है और इस बुंदेलखंड का पठार का जो विस्तार है एमपी के साथ साथ में ये आपका यूपी में भी है। यानी कि आपका कुछ पार्ट आपका एमपी में है और कुछ पार्ट आपका यूपी में है। ये एमपी वाला आपका बुंदेलखंड जो है ये एमपी वाला है, ये आप देख पा रहे हैं, मार्कर चल रहा है जो। और यहां के बाद फिर ये यूपी में चला जाता है। ये इस तरीके से ये आपका बुंदेलखंड है। ये आपका आधा पार्ट एमपी में है और आधा पार्ट यूपी में है। अभी हम बात करते हैं एमपी में इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। तो ये आपका नेवाड़ी जो नया टीकमगढ़ से बना हुआ है, नेवाड़ी, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, ये तो पूरे कंप्लीट आ जाते हैं। इसके अलावा आपका शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट का पिछोर वाला एरिया और करेरा वाला एरिया, ग्वालियर की डबरा पिछोर वाला एरिया, भिंड का लाहार तहसील वाला एरिया और अशोकनगर का कुछ पार्ट और आपका सागर डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट, ये पार्ट यानी कि आपके बुंदेलखंड एरिया में शामिल होते हैं। इसमें आपका यूपी का यदि हम बात करें तो ये ललितपुर, झांसी, उसके बाद आपका महोबा, बांदा और जालौन, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी के हैं वो आपके इस बुंदेलखंड एरिया में शामिल होते हैं। आधा पार्ट यानी कि बुंदेलखंड का एमपी में है और आधा राजस्थान में। जब भी यानी कि बुंदेलखंड के बनाए जाने की बात उठती है तो उसमें आपके एमपी और यूपी दोनों को डिस्ट्रिक्ट को शामिल करके कि बुंदेलखंड एरिया मतलब स्टेट बनाने की बात होती है। तो इसमें आपका काफी बड़ा एरिया है जो यूपी में भी है इसका और एमपी में है। इसको हम एमपी का मैप पर ड्रॉ करते हैं, देखते हैं। इसमें आपका एमपी का ये भिंड जिले से स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पन्ना का कुछ पार्ट, क्योंकि पन्ना का ज्यादातर पार्ट जो है ना आपके रीवा पन्ना के पठार में आता है, कुछ पार्ट इसमें आता है। पूरा आपका छतरपुर पूरा आता है, टीकमगढ़ पूरा आता है, उसके बाद आपका ये और टीकमगढ़, निवाड़ी है ना, और ये शिवपुरी का ये करेरा पिछोर वाला एरिया और ये ग्वालियर का डबरा पिछोर वाला एरिया, दतियापुरा, और ये आपका भिंड एरिया का लाहार वाला एरिया और फिर आपका ये यूपी का। इस तरीके से ये आपका बुंदेलखंड का
पठार का एरिया बनता है। क्लियर है? चलिए अब हम आगे देखते हैं। समुद्र तल से आपकी इस बुंदेलखंड एरिया की जो हाइट है वो 150 से लेकर के 450 मीटर तक है इसका। और इस एरिया में आपके बुंदेलखंड में जो सबसे ऊंची हाईएस्ट पीक है वो आपकी सिद्धवावा है, हाईएस्ट पीक। और ये इसकी जो हाइट है वो 1172 मीटर है। और इस एरिया में रेड, ब्लैक और दोमट, ये आपकी लोमी, ब्लैक, रेड, ये आपकी सॉइल यहाँ पर होती है। और इस सॉइल में आपका वीट, मस्टर्ड, सिसम सीड्स और वर्ली, ये आपकी फसलें होती हैं, यानी कि गेहूं, सरसों, तिल, ज्वार, ये आपकी इस एरिया की आपकी जो मेन रिवर है वो आपकी बेतवा है। और कैन और दसान और आपका सिंध, ये दसान और सिंध, ये आपके इस एरिया में रिवर हैं। और ये आपका एरिया जो है, जलवायु की दृष्टि से बात की जाए तो यहाँ पर गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में ज्यादा सर्दी रहती है। यानी कि आपका मध्य भारत के पठार का जो क्लाइमेट है उसी तरीके का बुंदेलखंड के एरिया का। इसमें आपका यहाँ पर समर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है वो आपका 40 डिग्री से लेकर के 41 डिग्री तक हो जाता है। और विंटर का टेम्परेचर 9 डिग्री से लेकर के 12 डिग्री तक रहता है। और यहाँ पर एवरेज जो रेनफॉल होती है, वर्षा है, वो आपका 75 सेंटीमीटर से लेकर के और 103 सेंटीमीटर तक यहाँ इस एरिया में वर्षा होती है। और इस एरिया में आपका सोनागिरी जो दतिया डिस्ट्रिक्ट में है, पीताम्बरा ये भी आपका दतिया डिस्ट्रिक्ट में है, और आपका खजुराहो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये बहुत ही फेमस आपके टूरिस्ट प्लेस हैं। आपका जो खजुराहो है जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, इसको तो वर्ल्ड हेरिटेज आपका साइट मानी जाती है। और इसमें आपका टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ओरछा, इस में काफी फेमस आपका टूरिस्ट प्लेस है। और कैन आपका सेंचुरी है और पन्ना का रेप्टाइल पार्क है। अब आपका देखते हैं रीवा पन्ना का पठार। ये आपका बिंद कागारी प्रदेश बोलते हैं इसको। और यहाँ पर इस का जो यदि हम टच की बात करें तो यहाँ पर बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में ये बुंदेलखंड का एरिया है इसका, यानी कि बुंदेलखंड का आपका दक्षिण पूर्व और मालवा के उत्तर पूर्व में स्थित है। मालवा का ये एरिया है तो इसके उत्तर पूर्व में आता है और इसके दक्षिण पूर्व में आता है। ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 300 मीटर से लेकर के 600 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। और इसको आपका कगारी रीजन बोलते हैं। और इस एरिया का जो विस्तार है आपका मालवा के रीवा पन्ना के पठार का, वो आपका रीवा, सतना, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, सागर जिले की रहला और बंडा तहसील है। ये
आपका इसमें फैला हुआ है। मेन आपका रीवा, सतना, पन्ना, दमोह ये पूरा आता है, और सागर जिले की 2 तहसीलें वंडा और आपकी रेला तहसीलें हैं, ये इसमें शामिल होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, इसको हम एमपी के मैप पर ड्रॉ करके देखते हैं। ये आपका रीवा से स्टार्ट करते हैं, रीवा, सतना, पन्ना और ये दमोह और सागर जिले की ये रेला और बंडा तहसील है, और ये आपका पूरा सतना, पन्ना, रीवा, दमोह, ये आपका इस तरीके से ये रीवा पन्ना का पठार है, जो आपके एक इसका स्लोप बनता है, इसलिए कगारी क्षेत्र भी इसको बोलते हैं, है ना। और इस एरिया में आपका जो टेम्परेचर है, समर टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज रहता है, और मैक्सिमम जो है, और आपका शीतकाल का यानी कि विंटर सीजन का टेम्परेचर 12.5 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और यहाँ एवरेज जो वर्षा होती है वो 125 सेंटीमीटर तक होती है। और इस एरिया में आपका जो इंडस्ट्री है मेनली, उसमें सीमेंट इंडस्ट्री है आपका सतना में, और आपका डायमंड कटिंग इंडस्ट्री है ये पन्ना में है, और यहाँ पर आपका शारदा टेम्पल है, जो शारदा माता का टेम्पल मैयर में है, सतना डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर आपके मैयर में ही अलाउद्दीन खां के नाम पर पीठ है, जो संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, उन्हीं के नाम पर। और जुगल किशोर टेम्पल, और आपका प्राणनाथ टेम्पल ये पन्ना में, और इसके बाद आपका ये चचाई और आपका केवटी वाटरफॉल है, जो रीवा डिस्ट्रिक्ट में है, ये के टूरिस्ट प्लेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पर आपका लाल और काली और कछारी मिट्टी है, यहाँ पर आपकी मिट्टी काफी मिक्सअप होती है। लाल, काली और कछारी मिट्टी यहाँ पर है। यहाँ गेहूं, चावल, तिलहन, ज्वार ये फसलें होती हैं, है ना। मिक्स्ड सॉइल है, मतलब आपका सभी टाइप की मिट्टियाँ मिली हुई हैं, और आपका वीट, पैडी, तिल ये आपकी फसलें पैदा होती हैं। और इस एरिया में आपकी जो रिवर्स हैं, टॉन्स, सोन, बीहड़, दसान, कैन, सोनार, बिछिया, महाना, ये सारी रिवर फ्लो होती हैं। और ये आपका यहाँ पर चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन और जिप्सम और आपका डायमंड और आपका ये कोरंडम, है ना, और सिलिका और बालू, सैंड, ऑक्साइड, फायर क्ले, ये सब यानी कि यहाँ। नेक्स्ट, अब आपका नर्मदा सोन रिवर वैली, ये मध्य प्रदेश का सबसे निचला भाग है, लोएस्ट पार्ट, यानी कि क्योंकि यहाँ नदी बहती है इसलिए ये आपका लोएस्ट पार्ट है एमपी का। और सेकंड फिर आपका चंबल आ जाता है, क्योंकि वहां भी रिवर है आपका, यानी कि जिसमें आपका मध्य भारत का पठार जिसको बोलते हैं, यानी कि सबसे लोएस्ट तो आपका यही है नर्मदा सोन घाटी, उसके बाद आपका फिर चंबल
वाला जो क्षेत्र है जिसको मध्य भारत का पठार बोलते हैं वो है। इस नर्मदा सोन घाटी में दो नदियां हैं, एक आपका नर्मदा, जो दोनों एक ही जगह से निकलती हैं। आपका कहां से निकलती है नर्मदा सोन घाटी? नर्मदा और सोन ये दोनों नदियां आपकी अमरकंटक से निकलती हैं। एक आपकी पश्चिम दिशा में चली जाती है और एक पूर्व में चली जाती है, ये दोनों इसी एरिया में बहती हैं। तो नर्मदा सोन घाटी का जो एरिया है वो यानी कि इन नदियों से ही होता है। तो नदियां जहां जहां से निकलती हैं वो सारे डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होते हैं। पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट नहीं आते हैं, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट भी हैं जो पूरे यानी कि इस वैली में आते हैं, इस घाटी में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पार्शियली इसमें आते हैं, यानी कि आंशिक तौर पर आते हैं। उमरिया, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, देवास, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर और बुरहानपुर, ये सारे जो जिले हैं वो नर्मदा घाटी में आते हैं, नर्मदा सोन घाटी में आते हैं। अब इसको हम मैप पर ड्रॉ करके आपको बताते हैं पूरा। एमपी के मैप पर इसको हम देखें तो नर्मदा सोन घाटी जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि आपका जो अमरकंटक से यानी कि वो निकलती है नर्मदा सोन दोनों, और ये एक इधर चली जाती है और एक इधर चली जाती है। तो ये आपका यहाँ से हम स्टार्ट करें इसको तो काफी बड़ा एरिया इसमें फ्लो होता है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसमें आपका अनूपपुर, उमरिया, और ये उमरिया का कुछ पार्ट उसमें भी है, आपका शहडोल में भी है, सॉरी उसमें बघेलखंड में भी है, इसमें है। उसके बाद आपका कटनी, उसके बाद आपका पूरा जबलपुर इसी में आता है, नरसिंहपुर पूरा आता है, रायसेन का यानी कि दक्षिणी भाग आपका आता है, और होशंगाबाद पूरा आता है, सीहोर का भी कुछ पार्ट थोड़ा सा यानी कि आता है, हरदा पूरा कंप्लीट आता है, देवास का नीचे का कुछ पार्ट आता है, और ये आपका खरगोन पूरा आता है, और धार डिस्ट्रिक्ट का भी कुछ पार्ट आता है। ये आपका अलीराजपुर तक यानी कि ये आ जाता है। नीचे से हम बाउंड्री को कवर करेंगे तो ये आपका बड़वानी का कुछ पार्ट आता है, खरगोन का कुछ पार्ट आता है, खंडवा का कुछ पार्ट आता है, और ये आपका हरदा पूरा आता है, और होशंगाबाद पूरा आता है, नरसिंहपुर पूरा आता है, और आपका जबलपुर पूरा आता है, और ये थोड़ा सा डिंडोरी का पार्ट लेते हुए ये इस तरीके से आपका नर्मदा सोन घाटी काफी बड़े एरिया में फैली हुई है। लेकिन इसमें जो पूरे जिले आते हैं वो आपके जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, ये कंप्लीटली आते हैं। उसके बाद आंशिक तौर पर ये जिले जो मैंने और बताए हैं वो यानी कि आते हैं। तो ये आपका और ये आपका नर्मदा सोन घाटी जो है ये एमपी का सबसे उपजाऊ क्षेत्र भी है, और खास करके आपका ये गेहूं की फसल के लिए सबसे ज्यादा यानी कि प्रोडक्शन इसमें होता है, और आपका एमपी का होशंगाबाद तो गेहूं में सबसे नंबर 1 पर है, और इस एरिया में ट्रैप्स भी काफी हैं, है ना। और नर्मदा नदी से यहाँ पर यानी कि काफी अच्छी फसलें भी पैदा होती हैं। आपका हाइड्रो पावर प्लांट भी लगे हुए हैं काफी इस एरिया में। यहाँ आपका नर्मदा घाटी में मिट्टी जो है वो काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी यहाँ इस एरिया में पाई जाती है, और सोन घाटी एरिया जो है वो लाल मिट्टी का है। मतलब नर्मदा सोन घाटी में पूरे में एक जैसी मिट्टी नहीं है। आपका यदि इस पार्ट में हम बात करें तो पश्चिमी भाग में जहाँ आपकी नर्मदा नदी बहती है तो वहाँ काली मिट्टी है, और जहाँ सोन नदी बहती है वहां पर आपकी लाल आपकी मिट्टी पाई जाती है। इस एरिया में जो फसलें होती हैं कपास, गेहूं, ज्वार, चना, सोयाबीन, गेहूं, आपकी ये फसलें होती हैं, मूंगफली भी होती है, कॉटन काफी है, सोयाबीन है, ये सारी फसल इस एरिया में होती है। और यहाँ आपकी नर्मदा सोन ये तो है ही मेनली नदियां, इसके बाद आपकी तवा, शक्कर, दूधी, हिरन, चंद्रशेखर, शेर और हथनी, वारना, ये आपके
इस एरिया में और भी जो नर्मदा की ट्यूटरी है वो इस एरिया में बहती हैं। और ये आपका एरिया जो है नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उसके मिनरल्स जो है काफी इस एरिया में मिलते हैं। आपका एक तो चूना पत्थर और चीनी मिट्टी, मार्बल, मैग्नीज और आपका कोयला, ये इस एरिया में। इसके अलावा आपका जो टंगस्टन है वो भी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अगर गांव में ये यहाँ मिलता है ना। और एंटीमनी भी मिलता है, ठीक है ना। तो इस एरिया में काफी मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अब आपका है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। सतपुड़ा मैकल श्रेणी ये आपका एमपी के साउथ में है और ये साउथ एरिया में पूर्व से पश्चिम तक ये नर्मदा नदी के पैरेलल है। आप ये देख पा रहे हैं, ये आपकी नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी के बिल्कुल पैरेलल नीचे की साइड में इसकी नर्मदा नदी के साउथ में ये सतपुड़ा मैकल सीरीज है। और ये नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, इसके नीचे बिल्कुल साउथ में इसके पैरेलल ही नीचे की साइड में सतपुड़ा मैकल श्रेणी की है। ये आपकी पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ ये आपका दक्षिण उत्तर प्रदेश के दक्षिण भाग में फैली हुई है। और इसकी जो एवरेज हाइट है वो आपका सी लेवल से 400 मीटर से लेकर के 600 मीटर तक है। और इसमें आपका अमरकंटक के ईस्ट में ये है और इसमें जो इसका विस्तार है बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन जिले का पहाड़ी क्षेत्र, ये सारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए अब आपका इसको हम मैप में ड्रॉ करके बताते हैं आपको। इसको मैप में हम आपको ड्रॉ करते हैं। इसमें देखें, ये आपका नर्मदा सोन घाटी के जो दक्षिण भाग में ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी फैली हुई है। ये आपका अनूपपुर का थोड़ा सा पार्ट, ये और डिंडोरी का कुछ पार्ट, और ये फिर आपका मंडला पूरा, बालाघाट, सिवनी पूरा इसी में आता है, छिंदवाड़ा पूरा इसी में आता है, और इसके बाद बैतूल इसमें पूरा आता है, और इसके बाद आपका खंडवा का कुछ पार्ट, बुरहानपुर पूरा, और खंडवा का के बाद खरगोन का कुछ पार्ट और बड़वानी का मैक्सिमम पार्ट इसमें आता है। तो इस तरीके से ये आपका ये जो पूरा पार्ट है सतपुड़ा मैकल श्रेणी का बन जाता है। ये आपका फॉरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी डेंस एरिया है। सबसे ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है वो इसी एरिया में है और काफी आपके मिनरल्स भी इस एरिया में पाए जाते हैं। तो ये आपका इस तरह से ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी वाला पार्ट है। इसमें अब आपको और पॉइंट हम देखते हैं इसके। इसको आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये आपको जो मैंने बताया कि नर्मदा के सदर्न पार्ट में ये नर्मदा नदी के पैरेलल रहने के है। तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ, यदि हम उसको देखें, थोड़ा सा बैक में जाएंगे, स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, ये आपका ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। आप इसको देख पा रहे हैं कि ये पार्ट की खास बात ये है कि जैसे आपका पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो इसकी चौड़ाई बढ़ती जा रही है। यहाँ आने के कम है, उसके बाद आगे की तरफ ही आपकी चौड़ी होती जा रही है। इस पूरे सतपुड़ा मैकल श्रेणी सीरीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है।
तो वो 3 पार्ट अभी हम जो आपको बताने वाले थे वो ये है। तो इसके आपका सबसे वेस्टर्न एरिया में आपके पश्चिमी भाग में आपका राजपीपला सीरीज है। कौन सी है आपकी? राजपीपला सीरीज है। और ये राजपीपला सीरीज यानी कि इस सतपुड़ा मैकल श्रेणी का आपका वेस्टर्न पार्ट है। और इसका एक्सपेंशन जो है राजपीपला जो रेंज है वहां से लेकर के और बुरहानपुर तक है। बुरहानपुर का जो दर्रा है वहां तक है। इसको राजपीपला जो सीरीज है वो है, रेंज है। उसके बाद ये सेंट्रल पार्ट है इसी का सतपुड़ा मैकल श्रेणी का। सेंट्रल रेंज में आपका ये ईस्ट ऑफ राजपीपला रेंज यानी कि जो राजपीपला रेंज के ये ईस्ट में है। और इसमें आपका ग्वालीगढ़ रेंज और महादेव रेंज इसको इसमें इंक्लूड किया गया है। सेंट्रल में आपकी 2 स्पेशली रेंज आती हैं, एक ग्वालीगढ़ रेंज और दूसरी आपकी महादेव रेंज। उसके बाद आपकी मैकल जो रेंज है सीरीज है ये आपका इस का सबसे ईस्टर्न पार्ट है। इसमें आपका जो एक्सपेंशन है इसका बालाघाट से लेकर के और अमरकंटक तक है। यानी कि बालाघाट से लेकर के और अमरकंटक तक ये पूरा आपका मैकल सीरीज का है। ये आपका एमपी के इसके सतपुड़ा मैकल श्रेणी के ईस्टर्न पार्ट में है। इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपको हम बताते हैं। नेक्स्ट इस एरिया में आपका ब्लैक सॉइल है। और यदि हम एमपी के टोटल एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी ब्लैक सॉइल ही आता है। और इसमें भी आपका ब्लैक सॉइल में ये 3 एरिया हैं, मालवा, नर्मदा सोन वैली और आपका सतपुड़ा मैकल सीरीज। इसमें ब्लैक सॉइल होता है। तो यहाँ पर आपका ब्लैक सॉइल इस रीजन में होता है। और इस एरिया में आपके जो फसल है ज्वार, व्हीट, कॉटन, राइस है ना, आपका ज्वार, कपास, गेहूं और चावल, ये लाल मिर्च, इस एरिया में ये फसलें होती हैं। इस एरिया की जो आपकी मेन रिवर्स हैं नर्मदा, ताप्ती, वैनगंगा, वर्धा, शक्कर, ये आपकी इस एरिया की मेन रिवर्स है। और ताप्ती भी है इसमें। और यहाँ पर मैंने बताया था ना ये यहाँ के जो घने जंगल हैं इस एरिया में आपके जंगल काफी घने हैं। सतपुड़ा के घने जंगल काफी फेमस है। साल, सागौन, बांस, पलास, तेंदुपत्ता, ये मेनली आपकी इस एरिया की वृक्ष हैं। और सतपुड़ा मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग का इसका जो हम ईस्टर्न पार्ट है वो यानी कि 50% से ज्यादा यानी कि फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। यानी कि आपका हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो ये आपकी फॉरेस्ट की डेंसिटी बढ़ती जाती है। यानी कि आपका इसके ईस्टर्न एरिया में डेंसिटी फॉरेस्ट की काफी ज्यादा हो जाती है इस एरिया में। यानी कि पूर्वी क्षेत्र में आपका वनों का घनत्व काफी ज्यादा हो जाता है, जिसमें खास करके आपका मंडला है और ये बालाघाट, सिवनी और बैतूल, बघेलखंड का पठार, ये आपका एमपी का लास्ट। हेलो सर। जी सर सतपुड़ा पर्वत से उसमें सर कुछ पहाड़ियां भी हैं क्या सर? ये पहाड़ी तो मैं बता रहा था आपको, ये राजपीपला पहाड़ी है, गोविलगढ़ की पहाड़ी है, महादेव पहाड़ियां, ये सारी पहाड़ी तो बता रहा था मैं अभी आपको। ओके सर, थोड़ा ध्यान सर। जी अभी आपको हम पूरे उसमें बताएंगे प्लेटियो और उसके माउंटेन बताएंगे, फिर और आपको क्लियर होंगे इसमें, है ना। ओके सर। जी ये आपका बघेलखंड का पठार है। बघेलखंड का पठार
ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में है। मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 पार्ट बताए थे एमपी के। एक आपका मध्य उच्च प्रदेश, फिर दूसरा आपको बताया था सतपुड़ा मैकल सैंडी, और तीसरा आपको बताया था मैंने पूर्वी पठार। तो ये पूर्वी पठार जो है आपका उसी का पार्ट है आपका बघेलखंड का पठार। ये पूर्वी पठार जो इंडिया के लेवल पर हम बात करें तो मैक्सिमम पार्ट है वो आपका छत्तीसगढ़ में जा चुका है। एमपी के डिवीजन के बाद जो पूर्वी पठार है वो यानी कि मैक्सिमम पार्ट छत्तीसगढ़ में जा चुका है। अब इस पूर्वी पठार का भाग है बघेलखंड का पठार, वो एमपी में बचा हुआ है। और देखा जाए तो कुछ बघेलखंड के पठार का भी पार्ट एमपी में न रह करके वो छत्तीसगढ़ में चला गया है। ये आपके एमपी के ईस्ट पार्ट में है और इसीलिए इसको ईस्टर्न प्लेटो भी बोलते हैं। और इस में आपका कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, कटनी का कुछ पार्ट और जबलपुर का कुछ पार्ट, मंडला और डिंडोरी का पार्ट। ये हम आपको मैप में ड्रॉ करके बताते हैं। एमपी के आपके ईस्टर्न पार्ट में है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं आपके सिंगरौली से। सिंगरौली का पूरा ही पार्ट आपका इसमें आता है। सिंगरौली पूरा आपका बघेलखंड में आता है, सीधी पूरा आपका बघेलखंड में आता है और आपका शहडोल पूरा आपका बघेलखंड में आता है। उमरिया पूरा मैक्सिमम पार्ट आपका बात करें तो इसमें आपका आता है। कटनी का कुछ पार्ट थोड़ा सा आता है, जबलपुर का थोड़ा सा पार्ट इसमें आता है और उमरिया और ये आपका मैक्सिमम पार्ट आता है। डिंडोरी का कुछ पार्ट आता है, अनूपपुर का यानी कि कुछ पार्ट आता है और शहडोल आपका पूरा आता है। तो इस तरीके से ये आपका बघेलखंड का पठार है। ये देखें आप, ये वाला एरिया आपका बघेलखंड के पठार में आता है और ये एमपी का पूर्वी भाग है सबसे ज्यादा। इस एरिया में एमपी में देखा जाए तो वर्षा काफी ज्यादा होती है। इस एरिया में वर्षा काफी ज्यादा होती है और यहाँ पर आपका जो लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इस एरिया में फसल के बारे में हम बात करें तो सबसे ज्यादा आपकी जो फसल इसमें होती है तो वो चावल की है। यहाँ कर्क रेखा इसके ठीक बीच से होकर गुजरती है और इस पठार में बहने वाली नदियों में सोन, जोहिला, बनास, रिहन, गोपोत, ये आपकी मेनली रिवर है वो इस एरिया में बहती है। और ये गोंडवाना जो रॉक है वो इस एरिया में है और यहाँ पर आपका जो कोयले का मेन सोर्स है, यहाँ पर कोयला सबसे ज्यादा इस एरिया में होता है। और यहाँ पर आपका विंध्यन ग्रेनाइट आपकी ग्रुप रॉक है यहाँ पर। तो आपकी गोंडवाना शैल की चट्टानें और जुरेसिक पीरियड की भी चट्टानें पाई जाती हैं। और यहाँ पर आपके पश्चिम में कैमूर की पहाड़ियां और दक्षिण में आपके विंध्यन शैल पाए जाते हैं। और सोन जो आपकी घाटी है, यहाँ पर आपकी काफी पुरानी जो चट्टानें हैं वो भी इसमें, और ये काफी ऊंचा नीचा एरिया है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। इस एरिया का सबसे ऊंचा जो पार्ट है बघेलखंड के पठार का वो आपका है देवगढ़। और यहाँ पर आपके जो एवरेज रेनफॉल जो होता है 175 सेंटीमीटर से लेकर के 140 सेंटीमीटर तक होता है। और इस एरिया में आपका जो विंटर सीजन का टेम्परेचर रहता है वो 15
सेंटीग्रेड रहता है और समर का 38 सेंटीग्रेड रहता है। और ये जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है इस एरिया की। और यहाँ पर आपकी लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है, चावल, अलसी और मोटे अनाज यानी कि आपका तिल, ज्वार, अलसी है ना, ये सारे यानी कि इस एरिया में फसलें पैदा की जाती हैं। एमपी के जो प्रमुख पठार हैं, ये आपका मालवा का पठार क्वार्टजाइट यानी कि चट्टानों से बना हुआ है। बुंदेलखंड के पठार में नीच चट्टानें सबसे ज्यादा पाई जाती हैं और मध्य भारत के पठार में शिष्ट शैल पाए जाते हैं। और रीवा पन्ना का पठार ये अवशिष्ट से यानी कि बना हुआ है, रिड्यूस जो है ना उससे। और आपका भांडेर का पठार ये पहाड़ी क्षेत्र से बना हुआ पठार है। ये आपके मेन प्लेट्यू हैं एमपी के। अब पर्वत देखें तो इसमें आपका यहाँ पर दो बड़े पर्वत हैं, आपका एक है सतपुड़ा और दूसरा है आपका विंध्याचल। ये दोनों पर्वतों के बीच में से आपकी ये नर्मदा नदी गुजरती है। इसके आपके उत्तर में ये विंध्याचल पर्वत है। ये काफी यहाँ से इसकी रेंज काफी लंबी स्टार्ट होती है और ऊपर तक जाती है, ठीक है। और ये इसको देखा जाए तो और ऊपर तक ये यहाँ तक पूरी ये विंध्याचल रेंज है। नीचे आपके साउथ में ये आप देख पा रहे हैं विंध्याचल रेंज है और नीचे आपके नर्मदा के ये आपका सतपुड़ा यानी कि रेंज है। और इसके अलावा छोटे छोटे यानी कि पार्ट हैं, जैसे आपका विंध्याचल जो पर्वत है इसी में आपका कैमूर की पहाड़ियां ये है, इसी का आपका जो पार्ट है वो यानी कि भांडेर की सीरीज भी इसी में आ जाती है। इसके बाद सतपुड़ा मैकल श्रेणी में आपकी जो राजपीपला की पहाड़ियां ये इसी का पार्ट है। और ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां और आपका बैतूल का पठार, महादेव की सीरीज, ये सारा आपका यानी कि इसी का सीरीज है। ये आपका सतपुड़ा मैकल श्रेणी का जो पश्चिमी भाग है वो राजपीपला की पहाड़ियां हैं। ये आपके बुरहानपुर दर्रे तक यहाँ तक रहती हैं, यहाँ तक। और यहाँ से फिर आपकी ये जो सेंट्रल पार्ट है इसका, जिसमें आपकी ग्वालीगढ़ की पहाड़ियां, महादेव की पहाड़ियां, बैतूल का पठार, ये सारा कुछ यानी कि सेंट्रल पार्ट में आपका सतपुड़ा सीरीज का आता है। इसके आपका जो ईस्टर्न पार्ट है वो पूरा आपका मैकल पर्वत श्रेणी का और आपका नर्मदा जहां से निकलती है अमरकंटक का पर्वत का जो ये आपका ईस्टर्न पार्ट है किसका, सतपुड़ा का। ये सतपुड़ा की ही यानी कि पार्ट है, ठीक है। और ऊपर यानी कि ग्वालियर की पहाड़ियां हैं जो कहीं ना कहीं हमारे अरावली सीरीज का ही एक पार्ट मानी जाती है। और सर ये कैमूर क्या है? कैमूर आपकी जो पहाड़ियां हैं कैमूर की, जो इसमें आप देख पा रहे हैं और डिटेल में देखेंगे, ये आपकी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ही पार्ट हैं। कैमूर की पहाड़ियां, भांडेर की और ये विंध्याचल माउंटेन, तो ये पूरा है ही पूरा कंप्लीटली इसी की। ये कैमूर और आपकी भांडेर की जो सीरीज है ना वो इसी का पार्ट है। और इसमें आप देख पा रहे हैं सतपुड़ा में आपकी ये राजपीपला है और ये आपका बुरहानपुर पास है और ये ग्रेट पास ऑफ साउथ, यहीं से यानी कि साउथ को जाने के लिए रास्ता बनता है। यानी कि दक्षिण का प्रवेश द्वार आपको बुरहानपुर का बोला जाता है ना। और ये ग्वालीगढ़ आपकी जो है, ये आपका ग्वालीगढ़, ये है आपकी सीरीज रेंज और ये राजपीपला रेंज है ये। और ये आपका पास है, दर्रा है बुरहानपुर में जो साउथ इंडिया को कनेक्ट करता है यहाँ से। और ये महादेव की पहाड़ी है, इसी पर एमपी की सबसे ऊंची पीक है, हाईएस्ट पीक जिसको बोलते हैं धूपगढ़, जो पचमढ़ी में है। पचमढ़ी इसी महादेव की पहाड़ियों पर है और इसी पचमढ़ी में आपका धूपगढ़ पीक है जो एमपी की सबसे ऊंची चोटी है, 1375 मीटर ऊंचाई इसकी। और ये आपकी मैकाल
ये है आपका पूरा, और यहीं पर आपका ये पॉइंट है, ये अमरकंटक है, जहां से आपकी नर्मदा, सोन और जोहिला ये नदियां निकलती हैं। मुझे लगता है कि हेलो। नेक्स्ट आपकी कल क्लास होगी,